हेलो, नमस्कार, राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जहाँ भी होगा लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो हम लोगों का, उसमें हम लोग देखने वाले एनसीईआरटी का जो बचा हुआ न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, क्योंकि पिछले वीडियो में मतलब क्लास 11th फिजिक्स में हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज न्यूमेरिकल देखे थे चैप्टर 2 का। लेकिन वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो पाए थे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन गया था। तो हम सोचे थे ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे तो तुम लोग देखेगा भी नहीं और हम अपलोड करने में भी हमको प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। ये अपना पास लास्ट पार्ट होगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल का। तो इसमें जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ज़्यादातर अभी जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग को बस वही देखना है, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन। कोशिश हम करेंगे कि ग्राफ को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दें और उस हिसाब से हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है कि लुक एट द ग्राफ ए टू डी, मतलब 4 ग्राफ है अपने पास, केयरफुली एंड स्टेट। तो ग्राफ देखना है और बताना है अपने को, क्या बताना है, विथ रीजन विच ऑफ दिस कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। मतलब कौन कौन सा चीज़ जो है वन डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्या कह रहा है कि 1D मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है ग्राफ किस चीज़ का दे रखा है, मतलब किस किस टर्म्स का ग्राफ है। तो ये है अपने पास x मतलब पोजीशन और t मतलब टाइम। तो जो पहला ग्राफ है अपने पास किसका ग्राफ है, पोजीशन और टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग क्या निकालते हैं, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से निकलता है वेलोसिटी, ठीक है, या स्पीड हम कह सकते हैं। तो फिलहाल हम अपने पास पोजीशन है और टाइम है। अगर इस ग्राफ को हम देखेंगे और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम ग्राफ प्लॉट, जैसे मान लो ये टाइम हम ले रहे हैं, इस टाइम पे अगर हम एक पोजीशन निकालना चाहें इस टाइम पे, तो हमको दो पोजीशन मिलेगा, एक ये पोजीशन मिलेगा, एक ये पोजीशन मिलेगा। सही बात कर रहे हैं हम। से मान लो ये भी तो टाइम एक्सिस है। मान लो अगर इस टाइम के लिए हम पोजीशन निकालना चाहें तो यहाँ पे भी दो पोजीशन मिलेगा, एक पोजीशन ये मिल रहा है उससे कॉरस्पॉन्डिंग, एक पोजीशन ये मिल रहा है। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि टाइम हम एक ले रहे हैं, टाइम को कुछ भी बोल दो। मान लो यहाँ पे अपने पास 2 सेकेंड है, यहाँ पे मान लो -4 सेकेंड है, कुछ भी है, टाइम का ये टाइम एक्सिस है। तो ये अगर 2 सेकेंड वाले टाइम वैल्यू पे हम देख रहे हैं तो पोजीशन दो जगह मिल रहा है। मतलब एक मान लो यहाँ पे ये 1 मीटर पे है, एक यहाँ मान लो 5 मीटर पे। तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल है प्रैक्टिकली एक ही समय पे दो पोजीशन मिलना अपने को? क्या हम एक ही समय पे दो जगह पे हो सकते हैं? कॉमन सेंस वाली बात है, एक समय पे दो जगह तो पॉसिबल ही नहीं होना। तो जब हम एक समय पे दो जगह हो ही नहीं सकते तो ग्राफ कहाँ से सही है वाला? ग्राफ ही तो गलत हो गया ना। सॉल्व कहाँ करना, बस सोचना है। अगर हम टाइम देखेंगे, मतलब प्लॉट करने गए, तो हम क्या देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे दो पोजीशन मिल रहा है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये वाला यही रीज़न लिखेंगे कि फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम द गिवन ग्राफ हैज़ टू पोजीशन विच इज़ नॉट पॉसिबली, सो दिस ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन। ये लिखना इंग्लिश में तुम लोग लिख लेगा, समझाने वाला काम हम कर दिए। तो ये जो है ये पार्टी मतलब ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा वन डी मोशन। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पे, इसी पे भारी व्यवस्था है अपने पास तो अब दूसरा देखा जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। मतलब जब कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहेगा तो उससे क्या निकलता है, एक्सेलरेशन निकलता है। तो फिलहाल हम लोग इसको देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, तो क्या क्या देख सकते हैं। तो देखो फिर से वही बात हो जाएगा, जैसे मान लो इस टाइम के लिए हम निकालेंगे, इस टाइम के लिए वेलोसिटी यहाँ पे भी है, इस टाइम के लिए वेलोसिटी यहाँ पे भी, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, वेलोसिटी नेगेटिव भी है। तो ये पॉसिबल नहीं है। एक सेम टाइम पे किसी चीज़ का वेलोसिटी पॉजिटिव और किसी चीज़ का वेलोसिटी नेगेटिव, एक ही पार्टिकल के बारे में बात हो रहा है, तो वो कैसे हो सकते हैं? एक ही समय पे, मतलब अलग अलग टाइम पे पॉजिटिव नेगेटिव होता तो समझ आ जाता, हो सकता था वन डी मोशन। लेकिन एक ही टाइम पे वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये हम कर कैसे रहे हैं, हम बस प्लॉट करें, ग्राफ जो दिया उसके लिए हम प्लॉट करके एक बार देख रहे हैं, तो मेरे को सब गलत मिलता जा रहा, तो कुल मिला के ये भी गलत हो गया। रीज़न तुम लोग लिख ही लेगा, कहानी क्या हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम पे दो वेलोसिटी मिल रहा, पॉजिटिव वैल्यू भी नेगेटिव वैल्यू भी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वन डी मोशन के लिए। तो इसलिए अब ये बिग ग्राफ क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है अब चलते तीसरे पे। तीसरे अपने पे स्पीड टाइम ग्राफ। अब देखो स्पीड, ये भी हमको दिख गया, अब तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि तुम लोग मेरी नज़र से देखो तो यार नज़र हुआ है। जैसे देखो स्पीड, ये जो स्पीड का एक्सिस है पॉजिटिव एक्सिस है, मान लो यहाँ पे हम निकालें
किसी टाइम के लिए स्पीड आया पॉजिटिव, अब मान लो ये टाइम पे अगर निकाले जाएंगे, मतलब यहाँ पे निकाले जाएंगे टाइम पे, तो अपने को कैसा वैल्यू मिलेगा, नेगेटिव। क्या स्पीड का भी नेगेटिव हो सकता है? वेलोसिटी हो सकता है लेकिन स्पीड का भी नेगेटिव हो सकता है क्या? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम। क्या ये कभी नेगेटिव आएगा? ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। टोटल पाथ लेंथ का भी नेगेटिव नहीं आ सकता, डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो जब डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं आता तो स्पीड नेगेटिव कैसे आएगा? तो ये बात भी ग्राफ में गलत हो गया कि स्पीड यहाँ नेगेटिव रिप्रेजेंट कर चुका है, स्पीड कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो इसलिए ये वाला ग्राफ भी गलत हो गया। मतलब सब गलत ही होता जा रहा। समझ में आ रहा ना? ऐसे नहीं करना एक सही एक गलत, बचपन में जो एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ऐसा नहीं करना। यहाँ देखना है ग्राफ का और कोशिश करना अपने से, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले पे। अगला है अपने पास टोटल पाथ लेंथ, और दूसरा एक्सिस है टाइम, नीचे एक्सिस है टाइम का, कर दिया है जो। तो ये है टोटल पाथ लेंथ वाला एक्सिस और ये है टाइम वाला एक्सिस। अब हम लोग इसमें अगर बात कर ले टोटल पाथ लेंथ और टाइम, तो ये भी बढ़िया है, समझ लिया जाए इसको भी। तो टोटल पाथ लेंथ, जैसे मान लो ये कुछ वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ दे रखा होगा, तो 1 2 3 4 5 हो गया। टाइम एक्सेस यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसा होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हम मान लिए, लिखा नहीं है नंबर, हम मान लिया ऐसा कुछ होगा। अब जैसे देखो टाइम हम बढ़े, टोटल पाथ लेंथ है ये, टोटल पाथ लेंथ अभी हम लोग बात करते हैं। टोटल पाथ लेंथ क्या होता है? स्पीड देता अपने को, स्पीड या फिर डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है। और अभी हम लोग देखें डिस्टेंस का भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। ये बात अभी हम लोग के इसी से रिलेट करता हुआ ये भी बात है। टोटल पाथ लेंथ जैसे ये जा रहा है, ये टोटल उसका पाथ लेंथ है। तो इसे मान लो हम कहते हैं 3 सेकंड में वो यहाँ कवर किया 3 मीटर पे, तो हमको क्या मिल गया? 3 सेकंड में कितना कवर किया? 3 मीटर। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो टाइम तो बढ़ रहा है, जैसे आगे ये हम जा रहे हैं ये, तो ये टाइम तो आगे बढ़ रहा है, यहाँ 5 सेकंड पे यहाँ पहुँच गया, तो टाइम तो 5 सेकंड हो गया। लेकिन अगर हम पूछेंगे टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया, तो टोटल पाथ लेंथ अब तो 0 हो गया। देखो ग्राफ से रिलेट अगर हम करें तो 3 सेकंड पे पाथ लेंथ है 3 मीटर, लेकिन अगर 5 सेकंड पे पाथ लेंथ निकालेंगे तो कितना आ रहा? 0, जो पॉसिबल ही नहीं है यार। टोटल पाथ लेंथ तो बढ़ना चाहिए, मतलब पाथ, अगर हम ऐसे गए फिर ये आए फिर ये गए, तो जैसे मान लो ये है 4 मीटर का, ये है 2 मीटर का और ये है 4 मीटर का, ठीक है। अगर हम बोलेंगे यहाँ पे टोटल पाथ लेंथ कितना है, तो यहाँ पे जो टोटल पाथ लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा 10 मीटर, वो आ जाएगा 10 मीटर। लेकिन अगर हम बोल दें डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट ये है इनिशियल और फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2 मीटर। दोनों में फ़र्क पता चल रहा ना? तो अगर हम टोटल पाथ लेंथ बोलेंगे तो उसमें तो हर वैल्यू ऐड होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये 3 इधर गया है फिर ये वापस ऐसे 3 आ गया, तो टोटल 5 सेकंड में इसका पाथ लेंथ होना चाहिए 6 मीटर। लेकिन ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ग्राफ के अकॉर्डिंग 5 सेकंड में तो पाथ लेंथ उसका 0 हो जा रहा है कि नहीं? 3 सेकंड में पाथ लेंथ 3 मीटर है, 5 सेकंड में पाथ लेंथ 0 हो जा रहा है, जो गलत बात है। टोटल पाथ लेंथ अगर हमको बात करना तो पाथ को ऐड करते हैं जो पाथ का लेंथ होता है, लेकिन यहाँ तो ग्राफ के अकॉर्डिंग वो माइनस हो जा रहा है, तो इसलिए ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी 1D मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो उम्मीद करते हैं कि चारों, मतलब इस क्वेश्चन का चारों ग्राफ समझ आया होगा विथ रीज़न। लिखने का काम तुम लोग को हम देते हैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तुम लोग पढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं, और लिख लेगा खुद से, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले ग्राफ पे 13, वो भी तुम लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, यही वाला क्वेश्चन है हाँ। तो इन द गिवन फिगर 1D मोशन ऑफ पार्टिकल इज इट करेक्ट टू से थोड़ा अलग, हाँ सो द एक्सट्रीम, थोड़ा मेरे बुक में अलग तरीके से लिखा है, तो हम सामने से पढ़ लेते हैं जो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है। इन द गिवन फिगर सो द एक्सट्री प्लॉट ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन, मतलब कह रहा है कि पोजीशन और टाइम ग्राफ दिया हुआ है किसके लिए? 1D मोशन। देखो क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। ऑफ अ पार्टिकल इज इट करेक्ट टू से डेट फ्रॉम द ग्राफ डेट द पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ग्राफ से हम केवल ये बता सकते हैं कि जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, ग्राफ से बताना है ये। तो ग्राफ से अभी तो हम लोग देखें इतना सारा क्वेश्चन ग्राफ से क्या क्या हम लोग जानकारी निकाल ली, तो यहाँ पर ग्राफ से क्या उसके पाथ के बारे में पता चल सकता है कि कौन सा पाथ वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन फॉर t लेस देन 0, मतलब टाइम लेस देन 0 है, मतलब ये वाला हिस्सा कहाँ है, ये पेन मेरा यार, हाँ ये वाला जो हिस्सा है, ये वाले हिस्से के लिए वो चल रहा है स्ट्रेट लाइन पे, मतलब केवल ग्राफ देख के बताना है अपने को, ठीक है। एंड ऑन पैराबोलिक पाथ, और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है अपने को ये, मतलब t ग्रेटर देन 0 के लिए जो पाथ है कौन सा है? पैराबोलिक, और t लेस देन 0 के लिए जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन। पाथ कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो अगर हम किसी बॉल को फेंक रहे हैं या कोई व्यक्ति चल रहा है या कोई ट्रेन स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है,
तो वो जो रास्ता फॉलो कर रहा वही तो है उसका पाथ, यही है उसका पाथ। ये हो गया स्ट्रेट लाइन पाथ। और पैराबोलिक पाथ बोल देंगे तो जैसे मान लो हम बॉल को फेंकते हैं तो बॉल ऐसे करके घूम के वापस आता है, ये हो गया पैराबोलिक पाथ। कोई मोशन ऐसा कर रहा है तो ये हो गया पैराबोलिक पाथ, ये हो गया पैराबोलिक पाथ। तो हमको केवल ग्राफ को देख के बताना है उसके रास्ते को, तो ग्राफ को देख के रास्ता नहीं पता चलता है, ठीक है। ये बात तो एक मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ से समझ लिया जाए। जैसे मान लो ये अगर हम बात करें पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर तुम लोग को याद हो हम लोग फ्री फॉल में ग्राफ बनाए थे, 2-3 ग्राफ बनाए थे फ्री फॉल में, उसी को छोटा सा यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग फ्री फॉल के बारे में बात करें तो फ्री फॉल कहने का मतलब क्या हो गया, ग्रेविटी के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं उसको, उसके लिए हम लोग 3 ग्राफ बनाए थे, ठीक है। इसको हम फिर से बना के बताने की कोशिश कर देते हैं। जैसे मान लो सबसे पहले हम बता देते हैं जीटी ग्राफ, हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसको बोल देते हैं, फिर बना देते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर बना देते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। एक ही चीज़ के लिए फ्री फॉल के ही लिए ये तीनों ग्राफ हम बना रहे हैं। तो जैसे अगर जीटी ग्राफ हम या फिर एटी ग्राफ हम बना रहे हैं तो उसके लिए एक वैल्यू फिक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 9.8। तो अगर हम लोग बनाएंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो कुछ ऐसा मिलेगा, फ्री फॉल के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, लेकिन फ्री फॉल के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। देखो अब फ्री फॉल हो रहा मतलब वो तो सीधा सीधा गिर रहा, लेकिन अगर ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन में कुछ ऐसा मिला, वेलोसिटी में कुछ ऐसा मिला, और पोजीशन टाइम ग्राफ तो कुछ ऐसा मिलेगा पैराबोलिक टाइप। तो वही तो यहाँ पे भी बात हो गया कि जो ये पैराबोलिक पाथ अगर अपने को मिल रहा है तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा होगा, फ्री फॉल कर रहा होगा। लेकिन अब फ्री फॉल अगर कर रहा है तो कौन से पाथ में मूव कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा होगा, समझ आ रहा बात। तो ये जो हिस्सा है ये, इस हिस्से से हम ये बता सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो फ्री फॉल कर रहा है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि t ग्रेटर देन 0 के लिए उसका पाथ क्या है, पैराबोलिक। तो ये बात तो गलत हो गया ना। तो यहाँ इस ग्राफ से हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि द गिवन ग्राफ, इसको साफ करके यहाँ पे लिख दें कि गिवन ग्राफ से अपने को मिल रहा है, गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए। t ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ के लिए, और यहाँ के लिए अगर हम बात कर लेंगे तो देखो टाइम तो चेंज हो रहा, क्या पोजीशन चेंज हो रहा। इधर के लिए अगर हम लोग बात करें t लेस देन 0 के लिए तो टाइम तो चेंज हो रहा लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। अब पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो क्या वो मोशन कर रहा होगा, जब पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा तो कैसा मोशन भाई। बट फॉर t लेस देन 0 द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। समझ आया बात। तो कुछ भी रटने वाला नहीं है, सब समझ के कह सकते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर पैराबोलिक बन रहा है तो मतलब वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्री फॉल, ठीक है। तो फ्री फॉल जब कभी भी होगा तो जो ग्राफ बनता है ऐसा बनता है, और ग्राफ से हम ऑब्जेक्ट के मोशन का पाथ नहीं बता सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मोशन तो फ्री फॉल में स्ट्रेट ही लाइन है ना, लेकिन यहाँ ग्राफ कुछ अलग तरीके से बना। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर अपना 14। तो इसमें हम लोग देख लें ये क्या कह रहा है, सजेस्ट सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। तो मतलब यहाँ पे जो भी ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है उसके लिए अपने को एक एक एग्जाम्पल देना है कि इसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए क्या हो जाएगा, इसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए क्या हो जाएगा, सिमिलरली इसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए क्या हो जाएगा। प्रैक्टिकल फिजिकल सिचुएशन बताना अपने को कि एक एक एग्जाम्पल सबके लिए देना है। तो ये सिचुएशन के लिए हमको मतलब ये ग्राफ के लिए फिजिकल सिचुएशन पहले सोच देखा जाए किसका ग्राफ है ये। तो ये है पोजीशन टाइम ग्राफ का, मतलब वेलोसिटी निकलेगा पोजीशन टाइम ग्राफ से। तो सबसे पहले हम लोग देखें कोई चीज़ है, इस टाइम तो बढ़ रहा, देखो इसका मतलब टाइम तो बढ़ रहा है, ये एक्सिस टाइम का टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बढ़ रहा। मतलब यहाँ तक इस पोजीशन तक वो चीज़ रेस्ट में, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी चीज़ रेस्ट में, ठीक है। इसका हम लोग अभी देखा जाए। उसके बाद क्या होता है, अचानक उसका पोजीशन चेंज होता है और वो मैक्सिमम पोजीशन तक जाता है, यही उसका मैक्सिमम पोजीशन हो गया। उसके बाद वो मैक्सिमम पोजीशन जो भी है उसके बाद जैसे हुआ क्या, हम वैल्यू कहते हैं 1 2 3 कुछ भी होगा, टाइम यहाँ बढ़ रहा तो टाइम के हिसाब से पोजीशन बढ़ा, लेकिन फिर टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा पोजीशन कम होता जा रहा। कहने का मतलब जिस पाथ पे वो गया होगा उसी पाथ पे वापस आ रहा, तभी वो पोजीशन लेंथ कम हो रहा है। समझ आ रहा है। ये जो ट्राइंगल ग्राफ बना है, इस ट्राइंगल ग्राफ से हम क्या पता करेंगे, यहाँ से तो डिस्टेंस कवर किया वो 1 2 3 कुछ भी, लेकिन फिर वो जब फॉल हो रहा है मतलब ये जो स्लोप स्लैंट ऐसे इस डायरेक्शन में हो गया, तो कहने का मतलब वो उसी पाथ पे वापस आ रहा है, ठीक है। हम लोग देखे थे ट्रंक यार्ड वाला, अगर याद हो तुम लोगों को क्वेश्चन, अरे यार ये लोग तो
तो ड्रंक यार्ड वाला क्वेश्चन याद हो तो 5 कदम आगे जा रहा था, 3 कदम पीछे आ रहा था, टाइम बढ़ रहा था, कुछ ऐसा ही ग्राफ बन रहा था अगर याद हो तो अपने पाथ को जब कभी भी वापस फॉलो करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होता है उस चीज़ का, ठीक है। तो हमको यहाँ तक तो ये पता चल गया कि जो भी ऑब्जेक्ट है पहले अपने पाथ को, जैसे सबसे पहले वो रेस्ट में था, फिर अपने पाथ को फॉलो किया, फिर वापस उसी पाथ पे आया। अब देखो ये उसका था स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन था, लेकिन ओरिजिन के बाद भी वो मोशन कर रहा है, मतलब वो अपने ओरिजिन को पार कर गया। सबसे पहले रेस्ट में था, फिर वो स्टार्ट किया, फिर रिटर्न आया वो, और रिटर्न आके जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था उसको पार कर गया है, उसको पार करके फिर कहीं पे जाके रुक गया है, फिर टाइम बढ़ता गया। समझ आया बात? ये पूरा सिचुएशन समझ आया। ग्राफ से हमको क्या पता लगा, सबसे पहले रेस्ट में था इतने हिस्से से, फिर वो मोशन किया, फिर अपने पाथ को वापस फॉलो किया, फिर ये जो पॉइंट है अपने पास एक्सिस पे जो पॉइंट है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट को भी पार करता हुआ पीछे चला गया, उसके बाद वो फिर से रेस्ट में आ गया। तो ये सिचुएशन अपने को बताना है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है फिलहाल है, जैसे मान लो अगर हम एक दीवार है हमारे सामने और फुटबॉल है अपने पास, ठीक है। अगर हम फुटबॉल को किक करते हैं, सबसे पहले फुटबॉल रखा हुआ रेस्ट में है वो, अगर हम फुटबॉल को किक करेंगे तो जाएगा दीवार से टकराएगा, मतलब सबसे पहले रेस्ट में है फुटबॉल, ये वाला सिचुएशन में कहा गया पहले सबसे पहले रेस्ट में है फुटबॉल, फिर क्या हुआ दीवार से टकराया, मतलब हम मारे उसको दीवार से टकराए, ये सिचुएशन आ गया। फिर वापस अपने पाथ को फॉलो करके आया, पाथ फॉलो करके फिर जहाँ से हम मारे थे उसको वो मेरे को भी पार कर गया, तो ये पार कर गया, उसके बाद वो फिर से जाके रुक गया, तो ये रेस्ट में आ गया। समझ आया? प्रैक्टिकल सिचुएशन, प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका कि हम फुटबॉल को किक किया, दीवार से वो टकराया, फिर रिटर्न बैक आया, और हम जिस पॉइंट से उसको मारे थे, जिस पॉइंट से स्टार्ट किए थे किक करना, वो हमको भी पार करके पीछे चला गया, उसके बाद फिर जाके वहाँ पे रुक गया। तो ये इस ग्राफ पे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन हो गया। ऐसे ही और सोचना तुम लोग कुछ मिल जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। इसको साफ करते थोड़ा। अब हम लोग चलते दूसरे वाले ग्राफ पे, ये लिख लेना, हम बस यहाँ पे लिख देते हो किकिंग है फुटबॉल, पूरा कहानी तुम्हारे हवाले। अब ये वाला देखो, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और देखो ये हो क्या रहा है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव में है फिर नेगेटिव में चला गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला ग्राफ तब बनता है ना अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, थोड़ा सा समझो, ऐसे ज्वाइन कर दें हम, तो ये भी ग्राफ हम लोग बना चुके हैं। अगर तुम लोग को याद हो तो एक बॉल को छोड़ा जा रहा था, एक न्यूमेरिकल आया था, एक बॉल को छोड़ रहे थे हम लोग, वो नीचे आके गिर रहा था, उसका स्पीड जो है वेलोसिटी जो 9/10 लूज़ कर दे रहा था, फिर कुछ हाइट तक जा रहा था, फिर वापस आ रहा था, फिर टकरा रहा था ज़मीन से, 9/10 वेलोसिटी लूज, उसी टाइप का ग्राफ है ये, और वही एग्जाम्पल भी हो गया। तो ये बोला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लेकिन देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले वेलोसिटी कहाँ गया यार, वेलोसिटी पॉजिटिव था, फिर आया नेगेटिव में आ गया, फिर क्या हुआ वेलोसिटी राइज किया पॉजिटिव में, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू से कुछ कम वैल्यू है, फिर से नेगेटिव में आया, फिर से राइज किया, फिर ओरिजिनल वैल्यू से कुछ कम वैल्यू है। तो हो क्या रहा है कि जैसे ये बाउंसिंग ऑफ बॉल है, जैसे मान लो अगर हम बॉल को छोड़ दिए, वो बाउंस करते 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 रुक जाएगा ना एक समय तक, मतलब छोड़े हम फिर थोड़ा कम हाइट तक जाएगा, फिर बाउंस करेगा, फिर थोड़ा कम हाइट तक, तो ऐसे ऐसे उसका बाउंसिंग जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है बाउंसिंग ऑफ बॉल, ये इस ग्राफ का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, कुछ मज़ा आ रहा है, ग्राफ देकर कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अब ये वाला देखा जाए, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, थर्ड केस अगर हम लोग बात कर लें, थर्ड केस किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये एसेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए। अब एसेलरेशन टाइम ग्राफ सबसे पहले यहाँ पे क्या था, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन एसेलरेशन 0, फिर अचानक हमला हुआ, फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, फिर से रेस्ट में आ गया। तो जब कभी भी ऐसे अचानक वाला कहानी होता है तो मतलब वहाँ पे कोई चीज़ अचानक एक्सेलरेट कर रहा होगा, फिर रुक जा रहा होगा, फिर समझ आए। जैसे ये वाला जो हिस्सा है वो क्या बता रहा है, अचानक एक्सेलरेट, फिर ये हिस्सा बता रहा है अचानक डी एक्सेलरेशन का, अचानक ही हुआ है कोई भी चीज़। तो जब कभी भी जैसे मान लो हम बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए मेरा, तो हम डी एक्सेलरेट कर जाते हैं, तो एक्सीडेंट होने में तो हम उसी समय रुक जाते हैं, ठीक है। तो जब ये अचानक वाला काम, जैसे मान लो मेरा गाड़ी खड़ा है, ठीक है, सबसे पहले रेस्ट में, कहाँ गया पेन भी तुम गायब, हाँ, तो सबसे पहले हम रेस्ट में, मेरा गाड़ी खड़ा है, कोई आया हमको पीछे से धक्का मार दिया, एक्सीडेंट वाला धक्का। तो अचानक जब कोई धक्का मार तो मेरा गाड़ी अचानक एक्सेलरेट हो जाएगी, ठीक है। फिर अब हम गए हैं, मतलब आगे कुछ ऐसा चीज़ है जो मेरा एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेट कर दे रहा है, और हम जाके टकरा देंगे तब तो हम अचानक रुक गए। जैसे मान लो एक और इसके लिए हम बता दें, हम जो सिचुएशन बता रहे हैं उसके लिए बात ये हो गया,
जैसे मान लो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या हुआ, सबसे पहले हम रुका हुआ था मेरा गाड़ी, ठीक है, अचानक कोई यार पीछे से धक्का मार दिया, तो अचानक एक्सेलरेट हो गया। लेकिन अगर हम जाके टकरा जाएंगे तो हम अचानक रुक जाएंगे। अचानक रुकने का मतलब यहाँ जो ग्राफ आ जाना चाहिए ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाना चाहिए था। अचानक जब रुका जाएगा तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। लेकिन जितने स्पीड से हमको धक्का लगा है और हम एक्सेलरेट हुए हैं, उसी झटके से अगर हम ब्रेक मार रहे हैं, मान लो हमको अचानक अरे ये क्या हो गया, तो अचानक हम ब्रेक जब मारने गए हैं, तो ब्रेक जब मारने जाएंगे तो रोकते रोकते हमको थोड़ा सा समय लगेगा। तो वो जो समय लग रहा है वही डीएक्सेलरेशन का होगा, फिर हमारा गाड़ी रुक गया तो रेस्ट में आ गया। तो एक एग्जाम्पल हो गया, मतलब एक्सीडेंट सिचुएशन जो हो गया, एक्सीडेंटल सिचुएशन जब हो गया वो एक एग्जाम्पल हो गया। या फिर जब हम लोग हथौड़ा मारते हैं, एक गाना यार छोड़ो गाने को, जब हम लोग हथौड़ा मारते हैं किसी कांटी वगैरह पे, तो भी तो यही होता है, हम अचानक क्या करते हैं उसको, जैसे सबसे पहले रेस्ट में था, दोनों चीज़ हैमर और अपना नील जो कांटी जो है रेस्ट में था, उस पर हमला किया गया। तो जब हमला करे अचानक ही तो एक्सेलरेशन हो रहा, फिर जब हम हैमर हटा रहे हैं तो वो फिर ये वाला सिचुएशन हो रहा है, फिर वो रेस्ट में आ जा रहा है। तो नेलिंग हैमरिंग अ नेल वो भी एक एग्जांपल हो गया, एक्सीडेंटल सिचुएशन भी इसका एक एग्जांपल हो गया। तो ऐसे एक बार सोचना ना, कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। तो इन तीनों ग्राफ का एक एक एग्जांपल हम बता दिए, जो तुम लोगों को इंग्लिश में लिख लेना है। बाकी अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 16। इसमें कह रहा है कि फिगर गिव्स एक्सटी प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ देखो 1D मोशन तो है, लेकिन 1D मोशन किस तरीके का है, SHM है। 1D सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो गया कि जैसे ये हो गया बॉल, मतलब बॉब है थ्रेड से लटका हुआ सीलिंग से, अब इसको हम ये मोशन करा दे, ये ऐसे मोशन करता रहेगा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। फिर उसके बाद कोई बॉल है जो अपने पाथ को बाउंस बैक कर रहा है बार बार, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब ये हो गया वैसा मोशन जो अपने पाथ को बार बार रिपीट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। पाथ को रिपीट करना पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक पूरा अलग ही चैप्टर है, देखा जाएगा इसको बाद में। फिलहाल एक बेसिक एग्जाम्पल हम बता दिए। तो यहाँ पे जो फिगर बता रहा है वो एक्सटी प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे वन डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक मोशन और इतना पता चल गया। तो थोड़ा सा ना कहानी बदल जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एक्सेलरेशन का कहानी थोड़ा सा बदल जाता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कभी भी आ जाएगा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM कभी भी आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता -(ω²x), बाकी वेलोसिटी का फॉर्मूला वही था dx/dt, लेकिन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता -(ω²x). ओमेगा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ओमेगा होता है अपने पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी, क्योंकि एंगल से रिलेट करता है। और जो x होता है अपने पास होता है पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बाकी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया -(ω²x). अब हमको क्या निकालना, गिव द साइन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अपने को क्या क्या साइन बताना, पोजीशन का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का साइन बताना है 3 अलग अलग टाइम पे, ठीक है। तो एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, 3 अलग अलग टाइम पे बताना है। तो थोड़ा सा गड़बड़ है, तो अपने को क्या करना है, पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम, इन पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ना अपने को सिंबल बताना है, साइन बताना है इन तीनों का, और 3 अलग अलग सिनेरियो में। वो 3 अलग अलग सिनेरियो क्या है देख लिया जाए। तो 3 अलग अलग टाइम दे रखा, वो टाइम क्या क्या है लिख लेते हैं। तो यहाँ तो डार्क कलर लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा अपने पास सबसे पहले 0.3, फिर है अपने पास 1.2, उसके बाद है अपने पास माइनस का 1.2। ये 3 सिचुएशन दे रखा है, यहाँ 1.2 है, ठीक है। ये 3 सिचुएशन दे रखा है, तीनों सिचुएशन में पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का साइन केवल बताना, सिंबल। तो सबसे पहले देखो हम लोग ग्राफ में चलते हैं 0.3 सेकेंड के लिए। तो अगर 0.3 सेकेंड है अपने पास और उसको हम लोग को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है या ग्राफ में देखना है, तो कहाँ मिलेगा, ये है 0, ये है 1, यहाँ बीच में कहीं होगा 0.5 और यहाँ कहीं होगा 0.3। तो अगर 0.3 हम देखेंगे तो इससे पहले ही आएगा, ठीक है। ये जो अपने पास 0.5 है उससे पहले ही कहीं ना कहीं ये है अपने पास 0.5, तो उससे पहले ही कहीं यहाँ 0.3 मिलेगा, हम ऐसा मान रहे हैं ग्राफ में। वहाँ एक स्लोप हम बना देंगे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन हम बना देंगे, वो स्लोप हो गया। अब देखेंगे ये है अपने पास पोजीशन, ये है अपने पास टाइम। तो अगर ग्राफ का देखा जाएगा डायरेक्शन, तो ग्राफ कुछ ऐसे करके ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो जो पोजीशन है वो नीचे की साइड है कि नहीं। पोजीशन अगर हम देखेंगे 0, 1, 1,
मतलब 0.5 के बाद पोजीशन ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन 0.5 सेकेंड से पहले तक अगर हम बात कर लेंगे तो पोजीशन नेगेटिव में ही है, मतलब पोजीशन माइनस में है। तो 0.3 में जब पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सेम चीज़ अगर पोजीशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होता है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt। तो अगर पोजीशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन एसेलरेशन का खेल बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -(ओमेगा²x). तो मतलब अगर x नेगेटिव है तो एसेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आगे भी तो माइनस लगा है। तो अगर x नेगेटिव है तो एसेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ आया बात, केवल इस फॉर्मूले की वजह से सिंबल चेंज हो गया। बाकी 1.2 के लिए अगर हम लोग बात करें तो 1.2 में हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो 1.2 में हम लोग को मिल जाएगा 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 1.2 मतलब ये हो गया 1.5। तो 1.5 के बाद अगर देखेंगे तो पोजीशन नेगेटिव में जाता है, लेकिन 1.5 से पहले पोजीशन पॉजिटिव है। तो एक ऐसे फिर से स्लोप बना दो, एक पर्टिकुलर 1.2 के लिए, मान लो 1.2 यहाँ कहीं आ रहा है, उसके लिए हम स्लोप बना दिए। अब जब स्लोप बना दिए हैं तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखा जाएगा तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो पोजीशन हो क्या है, पॉजिटिव है। पोजीशन अगर पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, dx/dt। लेकिन अगर पोजीशन पॉजिटिव है तो एसेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बात समझ आया, तो उम्मीद करते हैं पहुंचा होगा वहाँ तक। अब देख ले -1.2 सेकेंड के लिए, सिंपल है, कुछ बहुत हार्ड नहीं, बस इस फॉर्मूले की वजह से सारा कहानी बदल रहा। 1.2 सेकेंड मतलब ये -1 है, ये 1 है, तो ये 1.5 यहाँ कहीं होगा, 1.2 यहाँ कहीं होगा, फिर से हम स्लोप बना दें, ठीक है। तो 1.2 के लिए मान लो ऐसा कोई स्लोप बना दिया। अब 1.2 सेकेंड के लिए देखेंगे तो क्या कहानी देखने को मिलेगा, मतलब अगर प्लॉट करने जाएंगे तो ऐसे ही कुछ मिलेगा अपने को। तो 1.2 में अगर हम लोग देखेंगे पोजीशन, कहने का मतलब ये हो गया, मान लो 1.2 यहाँ ऐसे पर्टिकुलर हम पोजीशन निकालें। तो अगर हम लोग पोजीशन निकाल रहे हैं टाइम के लिए, तो ये अपने पास टाइम एक्सिस, ये पोजीशन, तो पोजीशन तो नेगेटिव मिल रहा है। तो कहने का मतलब -1.2 पे जो पोजीशन है वो तो नेगेटिव है। अगर पोजीशन नेगेटिव है तो एसेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इतना पता चल गया। अब कहानी आता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो पार्टिकल जो है -1.2 ये है, फिर टाइम क्या होता है, -1.3, 4, 5। तो अगर इधर जाएंगे मतलब हमको माइनस में बढ़ाते जाएंगे तो हम नेगेटिव वाले तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में टाइम क्या होता है, टाइम तो जीरो की तरफ टेंड करेगा ना। जैसे मान लो अगर -1.2 है तो अगला जो टाइम आएगा वो 1 आएगा, फिर उसके बाद आएगा 0.5, फिर आएगा 0, मतलब टाइम इस तरफ टेंड करेगा, इधर नहीं जाएगा। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग टाइम से रिप्रेजेंट करें तो टाइम तो बढ़ता जाना चाहिए ना, टाइम घटना थोड़ी चाहिए, टाइम बढ़ता जाना चाहिए। तो मतलब अगर हम स्लोप देखेंगे तो अपने पास इस तरफ है स्लोप, कहने का मतलब ये ग्राफ को देखा जाएगा तो ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, मतलब कहीं ना कहीं उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये स्लोप का बहुत बड़ा रोल है, या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ को देखना बहुत बड़ा रोल है कि उसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है अपने पास। तो अगर मान लो यहाँ पे हम लोग देखने जाएंगे तो उस हिसाब से ये कुछ सिनेरियो अपने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ आएगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने। अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कह रहा है कि फिगर गिव एक्स-टी प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल मोशन। मतलब जो अपने पास फिगर बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है 1 डायमेंशनल मोशन का है, 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो 3 अलग अलग टाइम है, 1, 2, 3। तो तीनों सिचुएशन को लिख लिया जाए, 1, 2, 3, 3 अलग अलग टाइम है अपने पास। इन विच इंटरवल इज़ द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट एंड इन विच इज़ द लीस्ट। मतलब बताना कि कौन से इंटरवल में स्पीड मैक्स होगा, स्पीड मैक्स और स्पीड मिन, ये दोनों सिचुएशन अपने को बताना है इंटरवल के लिए। गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। तो एक तो साइन हो गया वेलोसिटी का, ये बताना अपने को, और दूसरा चीज़ ये बताना है कि कौन से इंटरवल में स्पीड मैक्सिमम होगा, स्पीड मिनिमम होगा। तो देखो स्पीड जो डिसाइड होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, जैसे देखेंगे तो ये पोजीशन है, ये टाइम है। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्पीड जो डिसाइड होगा कहीं ना कहीं स्लोप से डिसाइड होगा, जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा स्पीड। तो हम सारे इंटरवल के लिए स्लोप बना लें, मतलब यहाँ पे ये जो हिस्सा है इसको अगर देखा जाए, ये हिस्से को देखा जाए और ये वाला हिस्सा देखा जाए जो टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो केवल उस हिस्से को अगर निकालें, मान लो केवल इस हिस्से को अगर निकाला जाए, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे ये वाला हिस्सा और यहाँ पे ये वाला हिस्सा, तो सबसे ज़्यादा स्लैंट, सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, केवल इतने। अभी कौन सा हेलीकॉप्टर जा रहा है यहाँ से, तो केवल इतने हिस्से को निकाला जाएगा। तो अब सबसे ज़्यादा स्लोप किस में देखने को मिलेगा, तो मेरे हिसाब से थर्ड में देखने को मिलेगा। और सबसे कम किस में देखने को मिलेगा, तो मेरे हिसाब से सेकंड में देखने को मिलेगा। स्लोप क्या हो गया, स्लोप मतलब वो जो लाइन है अपने पास, जैसे मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो अगर हम लोग स्लोप के बारे में बात करें तो किसके टॉप पे हम बैठेंगे तो लुढ़क के जल्दी नीचे आ जाएंगे।
तो जिसमें लुढ़क के जल्दी नीचे आ जाएंगे उसका स्लोप ज़्यादा है, और स्लोप ज़्यादा है तो मतलब उसका स्पीड ज़्यादा होगा फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर मान लो इस दोनों सिचुएशन की हम लोग बात कर लें तो ये जो स्लोप है अपने पास ये ज़्यादा मिल रहा है, तो जब स्लोप ज़्यादा मिल रहा है तो जो स्पीड मैक्सिमम है किस में है, तो स्पीड मैक्स है थर्ड इंटरवल में, और वही स्पीड मिनिमम किस में, सेकेंड इंटरवल में, क्योंकि स्लोप सबसे कम इसका है तो सेकेंड इस इंटरवल में स्पीड मिनिमम हो गया। अब पूछा अपने पास एवरेज वेलोसिटी का सिंबल क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी का अगर तीनों सिचुएशन के लिए सिंबल निकालना जाए तो वही स्लोप से निकाल सकते हैं या फिर पोजीशन से भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ इन दोनों सिचुएशन में स्लोप कुछ ऐसा है, स्लोप कुछ ऐसा है, अब पोजीशन पॉजिटिव है, तो पोजीशन अगर पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन थर्ड सिचुएशन में पोजीशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो जो पोजीशन अपने को देखना है तो पोजीशन पे हम लोग डिस्कस कर ले, तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी समझ आएगा। बाकी हम लोग चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। तो सब में हम लोग कहीं ना कहीं क्वेश्चन को इन्वॉल्व करके किए हैं, और क्वेश्चन को इन्वॉल्व करके करना मतलब ये जो तुम लोगों को क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, इसको हम लोग लेके किया, और ये इस तरीके का वीडियो बनाने में हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि बार बार क्वेश्चन को ले आना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश किए हैं कुछ इस बार नया करने का। तो इस बार देखा जाए सिचुएशन, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ है पार्टिकल का मोशन अलोंग अ कांस्टेंट डायरेक्शन। तो अपने पास स्पीड टाइम ग्राफ है किसी पार्टिकल का। तो देखो स्पीड टाइम, सबसे पहले तो अब ये क्लिक कर जाना चाहिए कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया है तो स्पीड टाइम ग्राफ से हम लोग क्या निकालेंगे, मतलब स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो अपने पास क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम लोग। मतलब यहाँ पे जो स्लोप ड्रॉ करेंगे उससे क्या निकलेगा, उससे एक्सेलरेशन निकलेगा। इतना तो एक लाइन पढ़ के क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या रहा, 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हर सोन, तो 3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिया, 1 2 3, ये तीनों टाइम दिया हुआ। इन विच इंटरवल इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट इन मैग्नीट्यूड। देखो सबसे पहले पूछ लिया कि एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो भाई सबसे ज़्यादा जिसका स्लोप होगा उसमें सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो हम लोग अगर स्लोप निकालेंगे तो मतलब वही हिस्सा, ये हिस्सा निकालो, ये हिस्सा निकालो और ये हिस्सा निकालो। मतलब जो पर्टिकुलर इंटरवल में जो हिस्सा मिल रहा है अपने को, छोटा सा जो लाइन मिल रहा है अपने को, केवल उसको देख रहे हैं। तो उन तीनों लाइन को देखा जाएगा तो जो सेकेंड केस है उसमें स्लोप सबसे ज़्यादा है, मैक्स स्लोप है। तो अगर मैक्स स्लोप है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। तो मतलब इसका अब इक्वल ये आंसर निकला है कि पूछा कि एवरेज एक्सेलरेशन किस में ग्रेटेस्ट होगा, तो हम लोग यही पूछे। तो इसमें हम लोग क्या निकाले, जो सेकेंड वाला इंटरवल है उसमें एवरेज एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद पूछ रहा है इन विच इंटरवल एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। तो पूछ रहा है कि स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो भाई ग्राफ ही है स्पीड टाइम का, जहाँ तुमको स्पीड सबसे ज़्यादा दिख रहा है वही अपना आंसर हो गया। तो मेरे हिसाब से ये जो थर्ड इंटरवल है उसमें ही तो सबसे ज़्यादा स्पीड है, यही तो है स्पीड। अगर तीनों सिचुएशन को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्पीड यही तो है इस सिचुएशन के लिए। तो जो मैक्स अगर स्पीड बोला जाएगा तो मैक्स स्पीड अपने को मिल रहा है कौन से इंटरवल में, थर्ड इंटरवल में। समझ आया इतना। अब हम लोग देख लें, इसको साफ कर लेते हैं। अब क्या है अपने पास, तो ये भी हो गया। चूज द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, गिव द साइन ऑफ वी ए इन 3 इंटरवल। तो अब अपने को सिंबल बताना है किसका किसका, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का, और तीनों इंटरवल के लिए। तो ये कुछ सिचुएशन है अपने पास, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर ये ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों इंटरवल के लिए व्हाट आर द एक्सेलरेशन। और फिर उसके बाद अगला कुछ, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करें। ए वी इन क्या बताना अपने को, साइन बताना, साइन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो देखो अगर यहाँ पे बात कर लेंगे हम लोग वेलोसिटी के बारे में, देखो स्पीड और टाइम ग्राफ है, तो मतलब स्पीड टाइम ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो तीनों सिचुएशन के लिए जो वेलोसिटी आएगा तो भाई पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये वाला जो एक्सिस है वो तो पॉजिटिव एक्सिस है। तो पॉजिटिव एक्सिस है तो तीनों एक्सिस के लिए जो वेलोसिटी आएगा अपने पास वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर हम लोगों को एक्सेलरेशन बताना तो एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं स्लोप से निकालेंगे। और अगर इस केस में देखेंगे तो ये है स्लोप, इस केस में देखेंगे ये है स्लोप, और इस केस में देखेंगे तो ये है स्लोप अपने पास। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव है। स्लोप ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव हो गया। तो ये जो फर्स्ट इंटरवल में स्लोप है वो पॉजिटिव है, जो सेकेंड इंटरवल में स्लोप है वो नेगेटिव है, और थर्ड इंटरवल का स्लोप भी हम लोग पॉजिटिव बोल देते हैं। वैसे तो एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि किधर जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है। और स्पीड टाइम ग्राफ में अगर ये स्ट्रेट लाइन है मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तो उम्मीद करते हैं कि ये सिंबल भी समझ आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया। अब इसमें पूछा एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी।
पूछ रहा है कि ए बी सी डी जो पॉइंट है उस पर्टिकुलर पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, डी यहाँ है, सी यहाँ है। तो अभी हम क्या बात करें कि जब कभी भी अपने को ऐसे स्ट्रेट मिलेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे तो जो लाइन मिलेगा अपने को कुछ ऐसा ही मिलेगा। देखो हर सिचुएशन में ऐसा ही मिलेगा। तो जब स्पीड टाइम ग्राफ में अपने को स्ट्रेट लाइन मिलता है तो ये जो होता है कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कांस्टेंट रिप्रेजेंट करे तो एक्सेलरेशन बताना ए बी सी डी के लिए तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। तो ए बी सी डी के लिए अगर हम एक्सेलरेशन बताने जाएंगे तो सारे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। समझ आए, क्योंकि एक्सेलरेशन हो ही रहे ना, कांस्टेंट स्पीड हो गया, स्पीड कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो चारों सिचुएशन के लिए देखा जाए ए बी सी डी, तो अगर हम यहाँ पे स्लोप बनाएंगे तो अपने को ऐसा पैरेलल टू टाइम एक्सेस मिलेगा। और अगर स्पीड टाइम ग्राफ में स्लोप पैरेलल टू टाइम एक्सेस मिलता मतलब कांस्टेंट स्पीड हो गया, और कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा सिचुएशन, ये सारा बात समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के एंड पे। द एंड पे चलना क्या है, हो गया द एंड, मतलब सारा क्वेश्चन जितना था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में वो सारा कंप्लीट हो गया। अब जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 को। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी देखा होगा, सुना होगा, समझ आएगा और तुम लोग पढ़ाई लिखाई कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, अपने भी कोशिश कर रहा होगा। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, ठीक है। राम राम।